हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले हम अपनी फर्स्ट जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसका कंटेंट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने उसमें क्या कुछ किया था। हमने उसमें पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ रहे हैं हम टॉपिक अपना। तो उसमें हमने क्या कुछ किया था कल, हमने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया है, डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया है, टाइप्स ऑफ मैटर किया है, पार्ट्स ऑफ एन एटम किया है, चार्ज पार्टिकल्स पढ़ा है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज हमने करना है उससे आगे अपना कंसेप्ट। कंटेंट हमारा क्या है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा है हमारा कंटेंट, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। चलो आज हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में, कितना डिटेल में पढ़ना है हमें बस ये पता करना है कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है आपके चार्ज है, तो उसकी मूवमेंट पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल है किस तरह से बेस्ड है। ठीक है, कल हमने क्या कुछ किया था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या था अपना -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, ये -19 है, कल मैं गलत बोलने में गलती कर गई थी, प्लस बता गई थी, माइनस मैं बोल नहीं पाई थी, छूट गया था मेरा। ठीक है, -19 है। और प्रोटॉन को जो चार्ज है सेम है, बस वो प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा फर्स्ट। क्लियर। अब हमने देखना था एटॉमिक मास भी हमने कर लिया था, सॉरी प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास भी हमने पढ़ लिया था। कितना होता है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का, दोनों का इक्वल होता है कितना, 1.6762 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि बहुत ही कम होता है, उसको कोई किसी भी कंसिडरेशन में नहीं लेते, बहुत ही हल्का पार्टिकल है ये एटम का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं अपना कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि एटम के दो पार्ट हैं, एक तो होता है उसके पास न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ एन एटम कैसे होगा, फर्स्ट हमने दिखाना है, एक अंदर एक सर्कल है हमारे पास, ये रेड पेन से दिखा देती है इसको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। जो आउटर घेरा है इसका, न्यूक्लियस के बाहर का जो फर्स्ट घेरा है, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसे हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसे हम शेल भी बोलते हैं, KLMN एंड सो ऑन। जितना बड़ा हमारा एटॉमिक नंबर होगा जिस भी एटम का, उसी के अकॉर्डिंग्स या बाहर के घेरे हमारे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि एटॉमिक वेट क्या होता है, पूरे एटम का मास। अब देखिए मास हमने किस चीज़ का निकाला था ऊपर, प्रोटॉन का मास हमें पता है, न्यूट्रॉन का मास पता था, किसके बराबर होते हैं दोनों के, लेकिन हमें पूरे एटम का अगर मास निकालना है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक वेट। वो क्या होता है एटॉमिक वेट आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो तो नेग्लिजिबल है, उसको तो कंसीडर करते ही नहीं है, उसको हम क्या, उसको कंसीडर नहीं किया। पूरे एटम का अगर हमने मास निकालना है या वेट निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें कौन कौन से मास को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि दो ही चीज़ बचती हैं फिर एटम के पास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करेंगे, वेट उनका कैलकुलेट कंसीडर करेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, किस तरह से पता करते हैं कि इस एटम का नंबर कितना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमारा किस पे बेस्ड होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। मान लो मैंने ये क्या ले लिया है आपके पास, ये कंडक्टर सिल्वर ले लिया है। ठीक है, सिल्वर का एक एटम ले लिया है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना, 47 है। कैसे पता चलेगा, सिल्वर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 47 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 47 है। तो ठीक है, या तो इसको मान ले या इसको मान ले, दोनों में से एक को अगर हम लेके चलेंगे तो उसका सिल्वर का हमें क्या पता चल जाएगा कि ये सिल्वर का एटॉमिक नंबर है। देखते हैं हम कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम के ऑर्बिट या शेल। ठीक है, किसी भी एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे बिठाते हैं कि फर्स्ट शेल में हमारे 2 आएंगे, दूसरे में 3 आएंगे, तो तीसरे चौथे में 5 आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2n⁻²² स्क्वायर, यानी कि 2n²। n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2n2। n की जगह हमने क्या पुट किया है, फर्स्ट शेल यानी कि नंबर 1, 2 × 1⁻², यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, पता है आपको, 1² = 1, 2 × 1 = 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, पहली शेल में, पहले घेरे में, न्यूक्लियस के बाहर की बातें हो रही हैं ये। ठीक है, अब चलते हैं आप दूसरी शेल का भी देख लेते हैं कि दूसरी वाली शेल में कितने आएंगे। सेकंड ऑर्बिट बोलो इसको या शेल बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेल होता है ऑर्बिट एक ही बात है, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे बच्चों को किसी भी तरह का।
अब देखते हैं दूसरी में किस तरह से कितने एग्जिस्ट करेंगे। 2n2, n कितना है पा 2, दूसरी शेल है तो दूसरा n2 रहेगा ना। 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है 2 दूनी 4, 2 × 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारी दूसरी शेल में एंड सो ऑन। इसी तरह से हम अपने आगे से अपनी जितनी भी शेल्स हैं, जितना बड़ा एटॉमिक नंबर उसी के हिसाब से हम ये देख लेते हैं कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉपर का। जैसा कि हमें पता है कि हमारे बेस्ट जो कंडक्टर्स हैं वो 3 हैं, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इन तीनों में भी सबसे बेस्ट कौन सा है और क्यों है, किस तरह से हम ये कैसे पता लगाएं, क्या चीज़ है जिससे हमें ये पता चले कि सिल्वर ही बेस्ट है, कॉपर उसके दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, या सिल्वर ये एल्यूमिनियम चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अपना कॉपर का ही देख लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 29 होता है। ठीक है, 29 के कॉरस्पॉन्डिंग पहले तो हम ये देख लेंगे इसके बाहर कितनी शेल्स आएंगे, यानी कि कितने घेरे लगेंगे। न्यूक्लियस में तो हमें पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन का भी पता चला करना, वो भी एक फार्मूला है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने। प्रोटॉन तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है 29, तो 29 ही इसके पास क्या है हमारे प्रोटॉन्स हैं। फर्स्ट शेल के लिए हमने क्या करना है, इसी फार्मूले में पुट करते चले जाएंगे। पहली शेल में आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 8, तीसरी में 3 9 दूनी 18 आएंगे। तो कितना बचता है 8 और 2 10 और 18 28 और 1 29। टोटल एटॉमिक नंबर कितना 29 है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसके पास टोटल 29। तो उनको बिठाओ सबसे पहले तो अपने अपने घर में। न्यूक्लियस में हमने क्या किया, अपने 29 के 29 प्रोटॉन्स को बिठा दिया पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, पहले घेरे में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बिठा दिया है, दूसरे घेरे में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तीसरा जो घेरा था उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18। इनको बिठाओ सबसे पहले तो 4 आगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में आ गए तीसरे वाले घेरे में, यानी कि तीसरी शेल में। अब कौन बचा है बेचारा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसके लिए मेरे को नई शेल भी बनानी पड़ेगी अपनी। नया घेरा मेरा कौन सा है अब अपना, ये, इसमें हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा जो 1 बेचारा बचा हुआ है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा जो बचा हुआ है ना, यही इसी को हमारे को क्या मिला है। वैसे तो इसमें हमारा पूरी ही शेल खाली है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री है, ये आराम से बाहर भाग सकता है। क्यों भाग सकता है, देखो न्यूक्लियस के पास क्या आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन है। पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इनको करके रखा हुआ है, इसको भी करके रखा हुआ है अपनी तरफ अट्रैक्ट, इनको भी करके रखा है। अब इस तक जाते जाते इसकी जो पॉजिटिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है इस प्रोटॉन की। यानी कि जितनी जितनी हमारी शेल्स बनती जा रही है हमारे एटम की, तो उतना ही हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होती जा रही है। तो देखो 1 घेरा 2 घेरा 3, चौथे में बैठा है, चौथे तक आते आते वैसे भी फोर्स कम है। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या है कि कल्ला बैठा है बेचारा, कोई बाइंडिंग फोर्स भी नहीं इतनी, आराम से बाहर आ जाके मूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बेस्ट कंडक्टर कौन है हमारा, कॉपर भी हमारा बेस्ट कंडक्टर है। इससे भी बेस्ट कौन सा होगा वो भी हम देखेंगे अभी। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया है, क्योंकि हमने जो एक कॉपर और एल्यूमिनियम का जो मोस्टली यूज़ करते हैं, सिल्वर को हम यूज़ ही नहीं करते क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव करता है। सिल्वर का क्या है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं वायरिंग में, अपने घरों की किसी भी तरह के कंडक्टिंग में, वायरिंग में। तो हमने यूज़ तो करना है एल्यूमिनियम या कॉपर को ही। अब इन दोनों में से कौन से को करना है, उसको हमारा मेन फोकस किसके, इन दो में डिफरेंस पता करना। ये समझ आया आपको, कॉपर। आप चलते हैं एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 13। तो सबसे पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पहली में रहेंगे 2, सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, करके देखना आप खुद। सेकंड में कितने रहेंगे 8,
अब कितने बचे 13 में से 10 तो यहाँ पे आगे 3 बचे हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल हमें कितने चाहिए घेरे, इसमें कितने शेल्स चाहिए, कितने ऑर्बिट चाहिए 3। यहाँ पे कितने चाहिए थे 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन बिठा दिए हमने, पहले 2 ये वाले, सेकंड में हमने ये 8 बिठा दिए, लास्ट जो शेल है उसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाइड करा दिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, देखो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहला घेरा, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे में है तो क्या होगा, थोड़ा तीनों देखो है तो वैलेंस शेल ही, इसको हम क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस घेरे को हम क्या बोलेंगे वैलेंस शेल, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हमारी क्या बैलेंस है खाली, क्योंकि आप तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सकते थे, लेकिन क्या है कि हमारे पास है नहीं इलेक्ट्रॉन, कहाँ से लेकर 3 ही थे, तीनों को कमरे दे दिए इसमें, अपने अपने घर में जाके बैठ जाइए। ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन से आराम से क्या करेंगे, ज़रा सा ट्रिगर होंगे, थोड़ा सा इनको मिलेगा कहीं से टेम्परेचर, तो ये मूवमेंट अपनी शुरू कर देंगे ये इलेक्ट्रॉन्स तीनों, ठीक है। 3 में से वैसे इकट्ठे 3 नहीं करते मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूव कितने करते हैं, 1 करता है एक टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर हम डिफरेंस पता करें, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी आपको समझा दूंगी, ठीक है। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कि ये बेस्ट कंडक्टर क्यों है, ये इससे कम क्यों है। देखिए यहाँ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, कौन सा, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन के पास क्या नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, जोड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है कितनी दूर है इससे, न्यूक्लियस से 1 दरवाजा, 2 दरवाजे, 3, जो चौथे में बैठा हुआ है, चौथे तक आते आते वैसे भी इसकी पहुंच कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का इसके साथ कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं बनता है। इसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका है, इसका तो थोड़ा सा रिलेशन है, आराम से इसको छोड़ के जा सकते हैं, इससे कोई इसका लेना देना नहीं बनता है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें देखो एल्यूमिनियम में कितने घेरों के बाद है वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरे में बैठे हुए हैं, तो इनका इससे कुछ ना कुछ तो मतलब पड़ता है ना, नज़दीक है न्यूक्लियस के, तो ये इतनी जल्दी हमारे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स है ना अट्रैक्टिव, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस। चौथे दरवाजे वाले को बाहर भागना आसान है एज कम्पेयर टू तीसरी बाउंड्री पे जो बैठा हुआ है, क्योंकि ये इसको जकड़ के बैठा हुआ है, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को, ये फोर्स ज़्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसको तुड़वाने में हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ ये आराम से छूट जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना क्या है, कम है, एज कम्पेयर टू कितना कम है, इसके मुकाबले में यहाँ पे कम है। समझ गए हो, यही फंडामेंटल है, ये बहुत ज़रूरी था ताकि आपको ये तो पता हो कि हमने कंडक्टर तो यूज़ कर लिया, हमने कॉपर की वायर लेनी या एल्यूमिनियम की लेनी, सिल्वर की लेनी, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं क्यों